बीबीसी दुनिया में आज देखिए घाटी के कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्तान। 3 दशक पहले चरमपंथ के दौर में भी जिन कश्मीरी पंडितों ने घाटी नहीं छोड़ी, आज वो किस हाल में हैं और उनके लिए क्या कर रही है सरकार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी कश्मीरी पंडितों की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75 लाख के पार हुई। पिछले 24 घंटों में सामने आए 55,000 से ज्यादा मामले। बढ़ रही है ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या। वैज्ञानिकों के सरकारी पैनल का दावा, फरवरी तक काबू में आ सकती है महामारी। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4 करोड़ से भी ज्यादा। संक्रमण की सेकेंड वेव को रोकने के लिए यूरोप में नई पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी। बेल्जियम में 1 महीने के लिए बार, कैफे और रेस्टोरेंट बंद। इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी नए नियम लागू। महामारी से जूझने के बाद अब तेजी से उबर रही है चीन की अर्थव्यवस्था। सितंबर में खत्म तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 4.9% रही जीडीपी ग्रोथ। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं अब भी कई देश। फ्रांस में कई संदिग्ध इस्लामिक कट्टरपंथियों के घरों पर पुलिस की रेड। शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून दिखाने के बाद एक शिक्षक की सर काटकर की गई थी हत्या। कईयों ने सोशल मीडिया पर हत्याकांड का समर्थन किया था। सरकार ने कहा फ्रांस के 51 मुस्लिम संगठनों की चल रही है जांच। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। अस्सी के दशक में जब कश्मीर घाटी चरमपंथ से बुरी तरह प्रभावित हुई तो कई परिवारों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिनमें कश्मीरी पंडित भी शामिल थे। जान बचाने के लिए ऐसे हजारों परिवारों ने घाटी से पलायन किया तो सैकड़ों परिवार ऐसे भी थे जो वहीं पर रह गए। सरकार ने पलायन करने वाले पंडित परिवारों को कुछ राहत दी, लेकिन जो लोग वहीं रह गए वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, आज कवर स्टोरी में उन्हीं कश्मीरी पंडितों के बात। कश्मीरी पंडितों के नेता संजय टिक्कू हाल ही में 11 दिन की भूख हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि उन कश्मीरी पंडितों को नौकरी मिले जिन्होंने घाटी को कभी नहीं छोड़ा। उनका आरोप है कि सरकार उन कश्मीरी पंडितों के लिए नीतियां बना रही है जो कश्मीर छोड़ चुके हैं, पर उन 800 कश्मीरी पंडित परिवारों की अनदेखी कर रही है जो घाटी में ही रह गए। देखिए बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा की श्रीनगर से यह खास रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों की एक इस हिस्से से हूँ जिस हिस्से को एक तरह से तानों की ज़िंदगी में हर बार बीतना है, गुजरना है, और हर साइड से जो फंसा हुआ होता है, बोलते हैं ना ऐसे तू फंस गया है, एक साइड से खाई है, एक साइड से कुआं है। माइग्रेंट्स बोलेंगे ये मिलिटेंट, जो वहाँ पे रह रहे हैं वो मिलिटेंट है। अब यहाँ की बात करें, हिमंत क्या चाहिए, हिमंत पन्नी सरकार, इनके पास क्या नहीं है, हिमंत मोदी सरकार आमस, हर कुछ होगा इनके साथ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम किसके पास जाएं, किससे क्या बात करें। 22 साल के शीशांत चाकू कश्मीरी पंडित हैं जो श्रीनगर में रहते हैं। उनका परिवार कश्मीर में रह रहे 808 हिंदू परिवारों में से एक है। कश्मीर में 80 के दशक में भारत के खिलाफ हुए जब हथियारबंद विरोध हुए, तब भी इन कश्मीरी पंडितों ने पलायन नहीं किया। चरमपंथियों ने इन हिंदू अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया। हमले और धमकियों की वजह से कश्मीरी पंडितों के करीब 77,000 परिवारों ने अपनी सुरक्षा के लिए कश्मीर छोड़ जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों का रुख किया, लेकिन आज भी करीब 800 हिंदू परिवार कश्मीर घाटी में रह रहे हैं। शीशांत कहते हैं जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से कभी गए ही नहीं, उनका हाल पूछने वाला कोई भी नहीं। माइग्रेंट्स को बोल रहे हैं हम आपको यहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे, अलग अलग चीज़ों में आपको डालेंगे, बट क्या उनको ये पता है जो यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं क्या वो ठीक हैं? मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हम ठीक हैं तो बाहर से जो आएंगे वो भी ठीक की उम्मीद से आएंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे जो 808 फैमिलीज़ है, 808 फैमिलीज़ हैं, अगर तुम उनको अभी अच्छे से नहीं रख पा रहे हो, उनकी बेसिक नीड्स उनको नहीं दे पा रहे हो, तो तुम कैसे दूसरों को यहाँ बुला के कह रहे हो कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे?
कश्मीरी पंडितों ने हाल में श्रीनगर में 11 दिन तक प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी उन्हें नौकरियां दी जाए। कश्मीरी पंडित संजय टिक्कू ने 11 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल तब खत्म की जब प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। रिहैबिलिटेशन ऑफ नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडिट्स, उसमें जॉब्स हैं और रिलैक्सेशन ऑफ एज। मेरी जो आइडेंटिटी है, कश्मीरी पंडित की जो आइडेंटिटी है, वो मंदिरों के ऊपर है, आश्रमों के ऊपर है, होली स्प्रिंग्स के ऊपर है, केव्स के ऊपर है। उनकी प्रोटेक्शन, रिनोवेशन, क्योंकि देयर आर द आई थिंक 7-8 डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल कोर्ट के, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या कुछ और की वजह से वो इम्प्लीमेंट वो ग्राउंड जीरो पे नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली दैट प्रमोट्स मी टू गो फॉर फास्ट एंड टू डेथ। केंद्र सरकार ने इस मसले पर बीबीसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि कश्मीर प्रशासन ने संजय टिक्कू से कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। हम अगर यहाँ रहे, हम अपने बलबूते पे रहे, ना कि किसी सिक्योरिटी की वजह से, ना कि किसी की हेल्प की वजह से। हमने अगर प्राइवेट में ही काम किया, चाहे हमें 3,000 मिले, चाहे हमें 4,000 मिले, हमने उसमें से ही अपने आप को एक तरह से मतलब स्टैंड रखा अपने आप को। तो अब हमें ये एक तरह से लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे नहीं रहे होते, बाहर ही रहे होते, तो हमने एक तो वहाँ पे अपनी लाइफ जो है वो डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस की होती। तो अगर ये पैकेज नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि अगले साल आप यू विल फाइंड ओनली 300-400 के करीब फैमिलीज। क्योंकि क्या होता है कि मैंने पहले ही कहा कि 1998 में कम से कम 3,500-4 हज़ार फैमिलीज थी यहाँ पे, और 10 साल में ये 808 पे पहुँच गई। कारण क्या था? कारण सिक्योरिटी खाली नहीं थी, कारण था कि लाइवलीहुड, खाना पीना नहीं था, तो उस वजह से वो माइग्रेशन हुई। और 2010 में यहाँ के 2011 में यहाँ पे मतलब इस साइड पे गंबदियार एरिया में 7 फैमिलीज निकली जिन्होंने कभी माइग्रेशन नहीं की थी। आज 4 फैमिलीज है। तो वजह वो है, वजह ये नहीं है कि कोई कहेगा नहीं सिक्योरिटी की वजह नहीं। प्रवासी कश्मीरियों के हर परिवार को केंद्र सरकार हर महीने 13,000 रुपए और राशन देती है। सरकार ने उनके लिए नौकरी और हाउसिंग स्कीम्स का भी ऐलान किया है, पर वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर घाटी में रहते हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती। आमिर पीरजादा, बीबीसी न्यूज, श्रीनगर। वहीं विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाने के लिए अलग अलग सरकारों की ओर से कई योजनाएं लाई गईं, मगर ये कितनी सफल रहीं और विस्थापित कश्मीरी पंडित क्या चाहते हैं, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता प्रज्ञा सिंह ने जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडित अशोक कुमार कौल से बात की। क्या अगर मौका मिले आप दोबारा जाना चाहेंगे कश्मीर, अपने घर या अपने शहर वापस? घर ही नहीं रहा तो जाएंगे कहाँ? वो घर डिस्ट्रेस सेल में हमने भेज दिया, बिकॉज वहां पे ऐसे हालात थे, उन्होंने वो तोड़ दिए थे, मकान तोड़ दिया सारा था, तो वहां पे मिलिटेंट रहते थे। सुना हमने 90 में हम आए तो वहां पे मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, हमें कोई वहां पे सहारा नहीं था, कोई रिलीफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेटर ऑन ये रिलीफ तो बाद में शुरू हुआ। अगर वहां पे पूरी तरह से हमें महफूज स्थिति मिलेगी जिसमें हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते थे, हमें कोई ये नहीं है कि हम जम्मू में रहे, हम श्रीनगर जाएं। वहीं कश्मीरी मुसलमान अपने साथ रह रहे कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या सोचते हैं, उन्हें फिर से घाटी में बसाए जाने को लेकर उनकी क्या सोच है, हमने इस बारे में बात की कश्मीर में रहने वाले कवि और लेखक गाजी गुलाम नबी से। काफी पंडित आज भी कश्मीर में रहते हैं, तो हम तो चाहता है जितने जल्दी है सारे पंडित अपने जगहों पर आ जाए और रह जाए, क्योंकि वो उनके सबसे ही हमारी चमन में रौनक है। तो एक ही फूल से कोई रौनक नहीं होता है। दुनिया हर रंगों में, ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में, कोई भी दुनिया का कोना हो, जहां तक सभी कौमें हर जगह रहती है, तन्हा कोई कौम किसी मुल्क में नहीं रहता है। मास्ट कश्मीरियों का यही सोच है, आज भी वही सोच है। हाँ, गिने चुने कुछ लोगों में कहीं कुछ मतलब करप्शन की वजह से, कभी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से जो लोग क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम में, वो तो दिल्ली में भी हैं लोग, वो कश्मीर में भी कोई होगा। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोविड से कितना बदल गया बॉलीवुड।
और कोरोना के बाद अब कैसे उबर रही है चीन की अर्थव्यवस्था, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और अब बात चीन की, जहां से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, पर यह देश सबसे पहले इसके असर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता दिख रहा है। चीन की ओर से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उसकी अर्थव्यवस्था लगातार उबर रही है। तीसरी तिमाही के आंकड़ों में चीन की जीडीपी में पिछले साल के मुकाबले 4.9% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि ये आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन साल के शुरुआती दौर के मुकाबले चीन के हालात काफी सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। इस साल के पहले 3 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था में लगभग 7% की गिरावट आई थी। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तब बंद कर दिए गए थे। 1992 के बाद ये पहली बार था जब चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था अब लगातार रिकवर कर रही है। हालांकि कई जानकार चीन की ओर से जारी किए गए आर्थिक आंकड़ों पर सवाल भी उठाते रहे हैं। लेकिन अगर ताजा आंकड़े सही हैं तो माना जा सकता है कि एक तरफ चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की अगुवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई देश अभी भी महामारी के कारण आर्थिक रिकवरी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसमें सुधार की खबर चीन के लिए ही अच्छी नहीं है, बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी एक तरह से उत्साह देने वाली है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांड। It shows a ongoing, very healthy recovery. चीन के ताजा आंकड़े अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार का संकेत दे रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पिछले साल इसी समय के मुकाबले 4.9% बड़ी हो गई है। और ये भी समझने की बात है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक विकास को रफ्तार देने वाला देश है। कोविड से पहले चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास में 20% का योगदान कर रही थी। इसलिए ये चीन और बाकी दुनिया के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है। और एक तरफ चीन की इकोनॉमी उबर रही है, तो वहीं भारत समेत कई देश धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अरबों रुपए की बॉलीवुड इंडस्ट्री भी 6 महीने के लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे खुल रही है। पर फिल्म इंडस्ट्री में कोविड के कारण क्या क्या बदल गया है, बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी ने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की। बॉलीवुड फिर काम पर लौट आया है, लेकिन काम का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा। फिल्म सेट पर इतने सारे लोगों की मौजूदगी को झेलना मुश्किल है। इससे सभी की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं होते, इससे जुड़े 99% लोग कैमरे के पीछे काम करते हैं। इस मुश्किल वक्त में शूटिंग करना आसान काम नहीं है। हम महामारी के बीच जी रहे हैं और किसी तरह काम को जारी रख रहे हैं ताकि सब कुछ सामान्य लगे। बॉलीवुड की 70% तक कमाई थिएटर में फिल्म रिलीज से होती आई है, लेकिन मार्च में सिनेमा घर बंद कर दिए गए थे और शूटिंग का काम भी धीमा हो गया था। लिहाजा बॉलीवुड को नए हालात में ढलने में वक्त लगेगा। सेट पर लौटना इतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है। अब आपको सेट्स पर कई एहतियातों का ध्यान रखना होता है। आपको ये योजना बनाकर चलना होता है कि अगर कोई कलाकार बीमार पड़कर छुट्टी पर चला गया तो बजट पर क्या असर होगा। पिछले 6 महीनों से हम लोग फिल्में ऐसे ही घर बैठे देख रहे हैं और इस दौरान सिनेमा हॉल्स को तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। हालांकि अब मल्टीप्लेक्सेस को आधी क्षमता पर खुलने की अनुमति जरूर मिली है, लेकिन कारोबार को पहले जैसा होने में अभी भी काफी वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ थिएटर के दरवाजे बंद होते ही OTT माध्यमों के लिए कमाई के जरिए खुल गए। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन साबित हुए हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स एक निश्चित कीमत में फिल्मों के अधिकार खरीदते हैं। OTT माध्यम निर्माता और अदाकारों को अच्छा पैसा दे रहे हैं। इससे फिल्मों के कारोबार को बल मिला है। इस पैसे के चलते फिल्मों के बजट में कटौती नहीं देखी गई है। अब फिल्मों के लिए कमाई का नया जरिया खुल गया है, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा संभावना भरा है। OTT माध्यमों की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से फिल्मों के कारोबार को सहारा मिला है और अब लॉकडाउन की पाबंदियां भी हट रही है। लेकिन हालात पहले जैसे होने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह अभी कई मोड़ देखने होंगे। अरुणोदय मुखर्जी, BBC न्यूज़, दिल्ली।
एक तरफ चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं अभी बेबी स्टेप्स ले रही हैं, संभलने में वक्त लगेगा। और एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे उन कपल्स से जिनकी कहानी तनिष्क के विज्ञापन जैसी है। जानेंगे इनकी कहानी एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पिछले हफ्ते ज्वेलरी कंपनी तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर खासा विवाद हो गया। उस एड में एक मुसलमान परिवार में हिंदू बहू की गोद भराई की रस्म दिखाई गई, पर समाज में ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर शादी रचाई है। ऐसे जोड़ों का उस एड पर क्या कहना है, देखिए बीबीसी संवाददाता पायल भोयन और शुभम कौल की रिपोर्ट में। Why are we focusing on this whole concept कि हिंदू लड़की है या हिंदू लड़का है या मुस्लिम लड़की है या मुस्लिम लड़का है, क्या फर्क पड़ता है? तनिष्क का एड जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुद की स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी है। So I was very surprised कि उसका इस तरीके से बॉयकॉट की मांग की गई और ये रिएक्शन आया। तनिष्क की एड मुझे अच्छी लगी, क्रिएटिवली बहुत अच्छी एड है। मेरी शादी के वक्त इतने प्रॉब्लम्स नहीं आए थे बिकॉज मैं खुद एक इंटरफेथ कपल की बेटी हूँ, और जहाँ तक मेरे हस्बैंड की फैमिली की बात है, उसके इमीडिएट फैमिली ने मुझे इतना प्यार से एक्सेप्ट किया। इमीडिएट फैमिली वाइल दे वर सपोर्टिव, ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंट रिलेटिव्स थे जिन्हें इस पूरे हमारी शादी से थोड़ा ऑब्जेक्शंस थे। मैं और मेरे इन-लॉज हमारा बहुत ही क्लोज फैमिली है। आप किसी के साथ आज की तारीख में एक सेंसिबल, ओपन, लॉजिकल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। एक ही चीज कहूंगी दैट आई मे नॉट अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग बट आई विल फाइट फॉर योर राइट टू से इट। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, इन चीज़ों से उभर कर, इन चीज़ों से आगे बढ़कर हम इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं एज ह्यूमंस। We should not be so regressive in our approach. Let people love who they want and live how they want. और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के बाद कोआला जैसी प्रजातियों की मदद के लिए जंगल को फिर से हरा भरा करने की कोशिश हो रही है, और इसके लिए गम ट्री के बीजों को ड्रोन से छिड़का जा रहा है। कोआला इस पेड़ के पत्तों को खाते हैं। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही।